वर्तमान सरकार के द्वारा 3 कृषि विधेयकों को पारित किया गया है, जिसके बाद न केवल विपक्षी दलों के ही द्वारा बल्कि उनकी पार्टी के साथ गठबंधन धर्म निभा रहे राजनीतिक दलों के द्वारा भी इन बिलों का विरोध करते हुए इसे किसान विरोधी बिल बतलाया जा रहा है। ये क्रमवार इन बिलों का परीक्षण कर हकीकत पता करने का प्रयास करें। बिल हैं कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को अपने उत्पाद तय मंडियों के बाहर भी बेचने की छूट दी गई है, जिससे उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध हो सके। उनकी उपज या की गई बिक्री पर कोई अतिरिक्त फीस न लिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। बिल का विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वह मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कमीशन एजेंट बेहाल होंगे तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो जाएगा, जिससे निजी कंपनियों के द्वारा किसानों का शोषण होगा। दूसरे बिल किसान अनुबंध विधेयक 2020 अथवा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 के तहत किसानों को उनके कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों तथा अन्य विक्रेताओं या व्यवसायियों के साथ अनुबंध कर अपने खेत पर ही समझौता करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए उन्हें किसी भी मंडी में जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इससे किसान जोखिम मुक्त होगा तथा सारा जोखिम व्यवसायी उठाएंगे। इस बिल का विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि इस कानून को उद्योगपतियों के अनुकूल बनाया गया है, जिससे वह भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी हो सके। यह बिल किसानों के तोल मोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा तथा इस बिल के कारण बड़ी निजी कंपनियां निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिलेगी और किसान के हित प्रभावित होंगे। किसान संबंधी तृतीय बिल के अंतर्गत आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लागू किया गया है। इस बिल के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची से
अनाज उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस प्रकार के उत्पादों पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। जहां इस बिल से निजी निवेशकों को लुभाने में सहायता मिलेगी, वहीं मूल्य स्थिरता भी आएगी। जबकि विरोधियों के अनुसार बड़ी निजी कंपनियों को भंडारण छूट मिलने के बाद वह किसानों पर अपनी मर्जी थोपेगा। यदि हम इन सभी बिलों का परीक्षण करें तो प्रथम दृष्टया यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि इन बिलों के कारण बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी तथा क्रय विक्रय निजी हाथों में जाने के कारण कृषि व्यवसाय का व्यवस्थित विकास और रोजगार के नए नए अवसर सामने आएंगे, जिससे देश के कृषि विशेषज्ञों को समायोजित कर कृषि को पंख दिए जा सकेंगे। यद्यपि सरकार द्वारा इन तीनों कानूनों को पास तो करा लिया गया है, परंतु इस पर अनेक भ्रांतियां हैं। अधिकांश किसान इन कानूनों से बेजार हो सिर्फ एक रटा रटाया वाक्य ही बोलते हैं कि ये कानून किसान विरोधी है। आइए चलते हैं ऐसी ही एक किसान चौपाल पर तथा किसानों को बताते हैं वास्तविक तथ्य। अनुसार उन्होंने 3 बिल पारित किए हैं किसान के संबंध में, जिसमें उन्होंने बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है। अब आप लोग अपना सामान डायरेक्ट बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी ले जा करके आप लोग अपना सामान बेच सकते हैं। पहला बिल के अंतर्गत ये है। दूसरे बिल में ये है कि बड़े बड़े एजेंसियां, उद्योग घराने, औद्योगिक घराने, एनजीओज और जो काम करते हैं वो आपके खेत पर खुद आएंगे और फसल देख करके यही खेत पे ही फसल खरीद लेंगे। तो इस संबंध में आप लोगों को जानकारी है क्या? नहीं है जानकारी। जब जानकारी नहीं है तो कुछ देर पहले आप लोग कह रहे थे कि यह किसान विरोधी बिल है, तो कैसे आपको पता लगा कि ये किसान विरोधी? पेपर में पूरी बात तो पढ़िए कि क्या है, तो वही सही चीज़ पढ़िए ना उसमें कि किस लिए, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि उसमें टैक्स का ख़त्म कर दिया है, तो ये जानकारी जब नहीं होगी तो कैसे होगा? हैं? ठीक है, आप लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? ये कौन सा क्षेत्र है? बकरेही। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जानकारी कर लीजिए, जैसे दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो तो पता लगे कि वास्तव में बिल सही पारित हुआ है कि गलत पारित हुआ है। ठीक है, धन्यवाद आपका। किसान भाइयों को नए कानूनों से वाकिफ कराने के लिए कमर कसी है काशी क्षेत्र के किसान मोर्चा के मंत्री प्रवीण श्रीवास्तव उर्फ धुन्नू भैया ने। वह नवाबगंज क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकालकर जगह जगह पर किसानों की चौपाल लगा रहे हैं और
उनको किसान से संबंधित सरकार द्वारा जो कानून पारित किए गए हैं उसके बारे में भली भांति बताकर उनकी भ्रांतियां दूर कर रहे हैं। आइए चलते हैं एक ऐसी ही ट्रैक्टर रैली में। ऐसे यहाँ तक मान यहाँ तक वापिंडा ले जाए अब चला कहाँ वापिंडा। हाँ वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड के किसान अशोक यादव बताते हैं कि सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के बाद भी बुंदेलखंड में कोई भी विस्फोटक स्थिति नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी किसान बैंक व साहूकार के कर्जों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं उनके पीछे उनकी ही कमजोरी है, न कि सरकारी व्यवस्था की। आइए सुनते हैं अशोक यादव जी की बातें। आज हम रूबरू हैं चित्रकूट के भौरी क्षेत्र के किसान अशोक यादव जी से। अशोक यादव जी से हमने वार्ता करी। सरकार द्वारा जो किसानों के संबंध में 3 बिल अभी पारित किए गए हैं, उससे एक आम किसान क्या सोचता है उसके बारे में, इसके संबंध में आइए अशोक यादव जी से जानते हैं। यादव जी, ये जो सरकार ने अभी बिल पारित किया है किसान के संबंध में, जी सर, उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है कि वो किसानों के लिए लाभप्रद है या हानिकारक? वो सर तो किसानों के हित के लिए है और उनकी आय दुगनी होगी अगर वो बिल के नियमों का पालन करें। किस तरीके से आय दुगनी होगी यादव जी? इस प्रकार से जो हम लोग गल्ला वल्ला लेके बाजार जाते थे उसको बिचौलिया माध्यम से ले जाते थे और वो खाते थे। अब सरकार ने जो है हर अनाज की फसल का दाम जो है उचित रेट में लगा के सरकार ही उनको खरीदेगी और उनका भुगतान करेगी। जो बिचौलिया खा रहे थे वो बिचौलिया नहीं खा पाएंगे, डायरेक्ट लाभ जो है सरकार को मिलेगा
और जो नए बीज दे रहे हैं, और जैसे नए नए आइटम है, जैसे जैसे लेमन ग्रास है, पपीता है, ऐसी ऐसी खेतियाँ तकनीक की करवा रहे हैं। और उससे अगर किसान करेगा तो किसान निश्चित रूप से खुशहाल होगा और उसकी आय दुगनी होगी। मतलब कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो ये सरकार ने ये फैसला लिया है, तीनों बिल पारित किए हैं, जी। वो किसान के लिए लाभप्रद हैं वो और सब हितकारी हैं। जी, वो सब किसान के लिए हितकारी है और किसान को बहुत ही अच्छी चीज़ मोदी जी ने दिया है। अच्छा, ये जो विपक्ष चिल्ला रहा है कि जी। मतलब ये किसान विरोधी बिल है, तो जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो चिल्ला रहा है वो व्यर्थ में परेशान हो रहा है, क्योंकि वो जब किसानों के हित की काम करते हैं, मोदी जी ने आज तक जो भी फैसले लिए हैं वो सब फैसले अटल हैं। ये बिचौलियों के चक्कर में, किसानों को पीसने के चक्कर में बिचौलिया चिल्ला रहे हैं। और मोदी जी ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। वो जो है डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है, बिचौलिया उससे हमारी किसानों की आमदनी का एक भी कुछ खा ना पाएंगे। अच्छा यादव जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जी खेती किसानी करना जी अपने आप में एक चुनौती है, जी क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं हैं, अनुपलब्ध हैं, जी और इसके साथ ही साथ यहाँ के कर्जे के कारण, बैंकों का कर्जा हुआ, साहूकारों का कर्जा हुआ, जी इसके कारण अक्सर हर साल जी। ये सुनाई पड़ता है कि अब की जो है फलाने किसान ने आत्महत्या कर ली या फलाना किसान नहीं रहा। जी तो आप इससे क्या सोचते हैं कि बुंदेलखंड में ये स्थिति कैसे दूर की जा सकती है? जी सर, ऐसा है, बुंदेलखंड का किसान जो है खेती के बारे में नहीं जानता है। वो सिर्फ उतनी खेती करता है, गेहूं पैदा कर लो, खाने के लिए एक ही फसल पैदा करता है। अगर बुंदेलखंड का किसान 3 फसल पैदा करे, अच्छी पैदावार करे, तो उसमें जो है किसान खुशहाल रहे। और किसान क्या करते हैं, वो पैसा क्रेडिट कार्ड कर लेके व्यर्थ में खर्चा करते हैं और उसको बेफजूल में खर्चा करके समाप्त कर देते हैं। अब बाद में जो है जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने में उतारू हो जाते हैं। बहुत से भाई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी कोई विस्फोटक स्थिति है नहीं जैसी अक्सर दिखाई जाती है बुंदेलखंड को लेकर? बुंदेलखंड में सर किसान सब अपने आप बनाते हैं। ये जो है आत्महत्या की स्थिति किसान स्वयं पैदा करता है। वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो गवर्नमेंट का पैसा व्यर्थ में गवा देता है। अच्छा, ये सिंचाई के साधन कैसे हैं आपके? हमारे यहाँ देखिए, आपके उसमें वर्तमान स्थिति में ये नहर पड़ी हुई है। इस नहर में कभी पानी नहीं आता है। इसमें गवर्नमेंट की लापरवाहियाँ हैं कि जो दारे दारे पे नहर कटे हुए हैं, आज तक गवर्नमेंट ने नहीं बंधवाया है और जो है पानी आ नहीं पाता है और किसान जो है बिना पानी के उसकी फसल जो है खराब हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप जनपद सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से जी या केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि मैं किसानों के लिए और क्या करें? मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये नहरों की व्यवस्था की गई है, अगर इसमें सुचारू रूप से पानी दिया जाए, इनमें जगह जगह कटे, इनके कटान बंधवाए जाएं, तो किसानों की स्थिति एक बार अच्छी हो सकती है। इसमें सरकार की जो है व्यर्थ बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस लापरवाही के कारण सिंचाई नहीं हो पाती। नहीं, इस बुंदेलखंड में सिंचाई के साधन इतने जो है कम नहीं हैं कि जितना किसान दर्शाते हैं। हर जगह नहरें हैं, हर जगह पानी है, पर पानी नहीं आ पाता है जगह जगह कटे होने के कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। एक स्वस्थ विपक्ष लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है और उसकी आलोचना और विरोध के मद्देनज़र ही सरकार अपनी योजनाओं एवं रणनीतियों की पुनर्समीक्षा कर उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ विपक्ष ही वह इकाई है जो नियंत्रण कायम कर सरकार को मजबूर करती है कि वह अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर उसमें सुधार करे। आइए अब हम सुनते हैं विपक्षी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय कपीस श्रीवास्तव जी की सरकार द्वारा किसान व कृषि संबंधित पारित बिल के संबंध में आलोचनात्मक विचारधारा। देखिए, किसान बिल हो या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम और श्रम कानून, इन तीनों में जो संशोधन किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, वो किसानों के हित के विरुद्ध है, वो श्रमिकों के हित के विरुद्ध है, और इतना ही नहीं, ये देश के और आम जन के हित के विरुद्ध भी है। क्योंकि किसान बिल के अंदर कोऑपरेटिव खेती को लाने की बात कही गई है, लेकिन इस बिल के अंदर संशोधन करते समय मोदी सरकार ने जानबूझ करके एमएसपी पे कोई घोषणा नहीं की है, जिसके किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको निर्धारित जो मूल्य है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक ये संशोधन की बात थी, संशोधन कर देना चाहिए था। क्योंकि जब आप कोऑपरेटिव खेती के अंदर जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगे, छोटा किसान है, 86% हमारे यहाँ जो है वो छोटे किसान हैं, वो किस तरीके से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वो तो जो भी बोली लगाएंगे उस पर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सरकार घोषित कर दे कि इससे कम दाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं की जा सकेगी, क्योंकि ये सरकार के हाथ में और इसको करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं एक कह रहा हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में इतना गंभीर संशोधन कर दिया जो भारत के हित के विरुद्ध है। क्योंकि अब जो 24 वस्तुएं दी गई हैं जिसको आवश्यक वस्तु कहा गया है इस अधिनियम के तहत, उसकी कालाबाजारी की खुली लूट की छूट दे दी गई है इस संशोधन के माध्यम से। वो इस तरीके से दे दी गई कि अगर आप युद्धरत नहीं है आपका देश और या आपदा के दौरान नहीं गुजर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को छोड़ करके बाकी जो भी सामान्य कंडीशन हैं उसमें व्यापारी जो है वो भंडारण कर सकता है उन 24 अनाजों का, या जो भी चीज़ें उसमें जैसे आलू प्याज भी शामिल है। तो इस वजह से अब तो कालाबाजारी को उन्होंने खुली लूट की छूट दे दी है। जो व्यापारी ज़्यादा पैसे और पूंजी वाला होगा वो उसका भंडारण करेगा और उसके बाद दाम अपने हिसाब से बढ़ा करके बेचेगा, क्योंकि सरकार अब उनके ऊपर कालाबाजारी का कानून लागू नहीं कर पाएगी। तीसरी बात, जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया उसमें जो 100 से कम मजदूर, 100 से ज़्यादा की मजदूर के उद्योग थे उसमें संशोधन कर दिया गया। अब 300 तक जिनके मजदूर हैं वो जो हैं बिना किसी नोटिस के भी श्रमिकों को निकाल सकते हैं, उनके वेतन के साथ ज्यादती कर सकते हैं, उनको हथबंदी और तालाबंदी की परमिशन नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे श्रमिकों के अधिकार थे वो मोदी सरकार ने छीन के उद्योगपतियों को दे दिए हैं, और उद्योगपति अब उनके रक्त का शोषण करेंगे जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में हुआ करता था। क्योंकि एमएसएमई भारत में सबसे ज़्यादा है, और जब एमएसएमई ही 86% के करीब में और भारी उद्योग कम की संख्या में है, तो ऐसे में करीब करीब 80 से 85% जो हमारे उद्योग हैं वो इस रेंज में, इस कानून के रेंज में ही नहीं आएंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए कहना चाहते हैं कि ये किसान बिल, ये श्रमिक अधिनियम और साथ में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो संशोधन मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, ये भारत के हित के विरुद्ध है, ये श्रमिकों के हित के विरुद्ध है, ये मजदूरों के हित के विरुद्ध है, ये कृषकों के हित के विरुद्ध है। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो कालाबाजारी के कानून को अमली जामा पहना दिया गया है और खुली लूट की छूट व्यापारियों की दी गई है, ये भारत के जन जन, अमीर गरीब मध्यम वर्ग, ये सबके हित के विरुद्ध है। विपक्ष की यथार्थपरक आलोचना के बाद अब हम पहुंचे हैं इस बहस के अंतिम दौर पर। जैसा कि विदित है कि पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र रोजाना ही किसान समस्याओं का केंद्र बिंदु तथा यहाँ से अक्सर बैंक के कर्ज से परेशान होकर, साहूकारों की बैंक के वसूली से परेशान होकर या किसानों की वसूली से तंग आकर आती ही किसानों की
साथ ही साथ की खबरें यदा कदा यहाँ रहती है। भुखमरी से साथ ही साथ मौतों के यदा कदा चर्चाएं यहाँ खास भुखमरी से हुई मौतों के भी उसी बुंदेलखंड की धरती से खास होते हैं। सत्ता पक्ष के आज महानगर उसी बुंदेलखंड की धरती से सीपी खरे सत्ता पक्ष आम जनमानस महानगर विपक्षियों की भ्रांतियों सीपी खरे दूर कर आम जनमानस कृषि बिल पर व सरकार की विपक्षियों की भ्रांतियों को दूर कर कृषि बिल पर सुनते हैं सरकार की उनके विचारों को स्पष्ट और लाभान्वित होते हैं। सुनते हैं उनके विचारों को और लाभान्वित होते हैं। आज हम रूबरू हैं भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट नगर के जिला अध्यक्ष श्री सीपी खरे जी से। खरे साहब नमस्कार, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। खरे साहब, अभी ये जो संसद में किसान के संबंध में 3 अध्यादेश कहेंगे या ये कहेंगे कि कानून बने हैं, उन कानूनों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये किसानों के किस तरीके से मददगार हो सकते हैं ये कानून? ये बिल जो अभी पास हुए उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुना करेंगे। अब किसानों की आमदनी जब 2 गुना करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो पहले आमदनी का जरिया उन्होंने बढ़ाया कि प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया सम्मान निधि के रूप से देना प्रारंभ किया। इसके बाद एमएसपी उन्होंने बढ़ाई। एमएसपी बढ़ाने के बाद भी जब ये बात नहीं बनी तो खाद और उसका वो कम करने का काम किया। फिर इसके बाद ये अध्यादेश ला करके और किसानों को एक तरह से, जो किसान बिल्कुल जकड़ा था कि किसान अपनी उपज को या तो मंडी में ले जा कर के बेच सकता था या फिर सरकारी खरीद केंद्र पर बेचता था। सरकारी खरीद केंद्र पर ही बेचने के लिए वो आश्रित रहता था। उस दौरान मंडी में भी उसका गल्ला नहीं बिक सकता था, प्रदेश के बाहर वो लेके जा नहीं सकता था। करबी का किसान हमारे जनपद चित्रकूट में अगर उसने कोई फसल पैदा की तो उस फसल को ले जा कर के वो दिल्ली में नहीं बेच सकता था। उसकी मजबूरी थी कि उसको यहीं के क्रय केंद्र में उसको बेचना पड़ेगा। वो मध्य प्रदेश के क्रय केंद्र में या मध्य प्रदेश की बाज़ार में ले जा कर के नहीं बेच सकता था। इस अध्यादेश के चलते अब किसान अपनी फसल यहाँ पैदा करेगा और पैदा करके ले जा कर के वो दिल्ली चाहे तो बेचे, चाहे मध्य प्रदेश बेचे, चाहे राजस्थान बेचे, चाहे छत्तीसगढ़ बेचे, चाहे नागपुर बेचे, चाहे कानपुर बेचे, कहीं भी ले जा कर के बेच सकता है। एक तो जो जंजीर से जकड़ा था वो जकड़न हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया, मोदी जी ने समाप्त कर दिया। दूसरा, अब हम किसान हैं, हमारे पास ज़मीन है और हम खेती करना नहीं चाहते या हमने खेती किया, इसमें भी 2 ऑप्शन है। हमने खेती किया और उसमें फसल, मान लीजिए हमने गेहूं बोया या चना बोया या मटर बोई या आलू बोया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके जो खरीदार दिल्ली में बैठा है उससे ऑनलाइन सौदा करके या उसको दिखा करके हम फसल उसको बेचने की बात कर सकते हैं। उससे अनुबंध कर लेंगे, वो खेत से ही मेरी फसल को खरीद करके ले करके चला जाएगा। ना तो मुझे ट्रांसपोर्ट का लगेगा और ना मुझे कोई चुंगी टैक्स लगेगा, ना मुझे अन्य कोई टैक्स लगेगा, ना मंडी शुल्क लगेगा। तो किसान खेत से ही अपनी फसल को बेच सकता है। दूसरा उसको फ़ायदा ये हुआ। और तीसरा, जो फसल ना पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग ने अपने में पैदावार किया और ट्रकों में भराया, ले जा कर के दिल्ली में बेच सकते हैं। अब दिल्ली की मार्केट में दिल्ली के आसपास के बाज़ारों के लोग ही अभी तक पहुंच पाते थे। अब चित्रकूट का भी व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है, महाराष्ट्र से भी पहुँच सकता है, नागपुर से भी पहुँच सकता है, कानपुर से भी पहुँच सकता है। कोई रोक टोक नहीं, सारा प्रतिबंध समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से किसानों को हर प्रकार से इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये बिल किसानों की आमदनी को 2 गुना करने वाला है, उसमें सहयोग करने वाला है। और जो प्रधानमंत्री और सरकार लगातार किसानों के हित की बात कर रही है, पहली बार देश के अंदर सम्मान निधि देने के काम किया,
गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, गांव के गरीब लोगों को रसोई गैस और आवास शौचालय जैसी सुविधा देने का काम किया, वो किसान विरोधी काम कैसे कर सकता है, ये सोच से परे है। और ये अनर्गल प्रलाप विपक्षी दल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको कुछ मिलता नहीं है तो यही चिल्लाने लगे, और इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, सभी लोग इसको जान चुके हैं। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि इन बिल के पारित हो जाने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ वो ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि खेतों में ही फसल खरीद ली जाएगी, अनुबंध कर लिया जाएगा, तो उस अनुबंध में कभी कभी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि उनको सही लागत मूल्य नहीं मिलेगा। क्या नहीं, उनको ज़्यादा लागत मूल्य मिलेगा। उसका उदाहरण है कि जैसे अभी जिनके बगीचे हैं, हम लोग गांव में बहुत जैसे छोटे किसान हैं, तो गांव में जैसे बगीचा है, अब आम का फल लगा तो उसकी बौर देख करके ही उसमें जो लेने वाले हैं, ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पर लेने वाले हैं, वो आ जाते हैं, कहते हैं इस पेड़ का हम 2000 देंगे, 5000 देंगे, 10,000 देंगे। इस प्रकार से तय हो जाता है, फल नहीं आया होता और उसको दे दिया जाता है, वो हमको पैसा देता है, अपने फल ले जाता है। तो इस प्रकार से घाटा नहीं है किसी प्रकार से, इसमें तो फायदा ही फायदा है, हर प्रकार का फायदा। ट्रांसपोर्टेशन हमको लगना नहीं है, तो जो खरीदेगा वो ले जाएगा अपना, वो बेचेगा, अपना सब चार्ज निकाल के बेचेगा और किसान को फायदा होगा। हमारी सरकार ने किसान के फायदे के लिए काम किया है। अभी तक बिचौलिए उसमें खाते थे, किसान नहीं ले जा। एक चश्मा बनाने वाली कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी या कोई अन्य प्लास्टिक का सामान बनाने वाली कंपनी, कूलर बनाने वाली कंपनी, ये कंपनी बनाती कहीं और है और पूरे देश में अपना माल बेचती है, और किसान बंधा था कि किसान अपने जिले में ही बेच सकता है। वो प्रतिबंध समाप्त किया हमारी सरकार ने, किसान का फायदा ही फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार सर।